1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिस्तान की मांग ने और जोर पकड़ लिया था। आतंकवादी अपराध करने के बाद स्वर्ण मंदिर में छिप जाया करते थे। इससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या से पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था, जिसमें स्वर्ण मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और कई आम नागरिक मारे गए थे। और उसके बाद सिख विरोधी दंगे पूरे भारत में फैल गए थे, जिससे हजारों सिख मारे गए थे। अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने यह समस्या थी कि सिखों की धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो और स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए आतंकवादियों को भी मार दिया जाए, अर्थात सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसके लिए राजीव गांधी सरकार ने निर्णय लिया मनोवैज्ञानिक युद्ध करने का, साइकोलॉजिकल वारफेयर। इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अजीत डोभाल ने। भारतीय जासूस अजीत डोभाल जो कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वह आईएसआई के एजेंट बन के और उन आतंकवादियों के हमदर्द बन के स्वर्ण मंदिर में दाखिल होते हैं और आतंकवादियों से घुल मिल जाते हैं और धीरे धीरे आतंकवादियों के मनोबल को तोड़ना शुरू करते हैं। उन्हें अंदर अंदर से ही खोखला करना शुरू कर देते हैं। वह यह कहते हैं कि हम यह युद्ध जीत ही नहीं सकते, भारतीय सेना के सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है, हमें सरेंडर कर देना ही उचित होगा। और इस तरह से वो साइकोलॉजिकल गेम अंदर अंदर खेलते हैं और यह भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो सरेंडर करने के राह में रोड़ा हैं। उसका परिणाम यह होता है कि एनएसजी कमांडोज जब आते हैं, जब वह अपनी कार्रवाई करते हैं, तो अधिकतर आतंकवादी सरेंडर कर देते हैं और जो बहुत खूंखार आतंकवादी माने जाते थे, जो यदि मरने मारने पे उतारू हो जाते तो कुछ भी कर सकते थे, वो साइनाइड खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल लड़ाई लड़ी जाती है कि जो शत्रु है उसके मनोबल को गिरा दो, वह युद्ध करने से पहले ही हथियार डाल दे। ऐसा हम लोग क्रिकेट में भी देखते हैं कि क्रिकेट में हम लोग देखते थे कि जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया जैसी विरोधी टीम है, 250-300 यदि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने बना लिया तो हमारे बल्लेबाज 40-45 ओवर में ही पहले ही आउट होके चले जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम यह मैच जीत ही नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर लगातार स्लेजिंग भी करते थे। बाद में महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद रणनीति बदली कि मैच का नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, परंतु 50 ओवर तक मैच खेलो, एक एक रन ही बनाओ, निर्णय चाहे जो भी हो। बाद में हम देखते हैं कि परिणाम ये आया कि बाद में हम लोग मैच जीतने भी लग गए। तो साइकोलॉजिकल युद्ध इसी तरह होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा टैलेंटेड एक्टर किस तरह से आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। यदि वह जीवित रहता तो कुछ ना कुछ तो करता ही। और यह जो परिवारवाद के प्रोडक्ट जो सितारे हैं उनको कड़ी टक्कर देता, परंतु ऐसा माहौल उसके प्रति बनाया गया कि वह किसी काम का नहीं है और वो सुसाइड कर लेता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ है, जो एक युद्ध सी स्थिति बनी हुई है, तो इसमें कई लोग साइकोलॉजिकल वार खेल रहे हैं। चाइना जो है मनोवैज्ञानिक युद्ध ही करता है। 1962 में भी चाइना मनोवैज्ञानिक युद्ध के कारण ही जीता था। चाइना ने हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया और हम युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थे, और उसने अचानक आक्रमण करके युद्ध जीत लिया। तो वहाँ पे हमारी साइकोलॉजिकल हार ही हुई थी। ऐसा नहीं कि हमारे पास सैनिकों की कमी थी, हमारे सैनिकों में वीरता की कमी है, परंतु हमारी तैयारी नहीं थी। हम हिंदू चीनी भाई भाई में लगे रहे और इस समय भी चाइना यह साइकोलॉजिकल वार ही खेल रहा है और उसका साथ दे रही है भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जिसने 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एक डील साइन की थी कि दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान करेंगी, और वह ये कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ही चीन में सरकार होती है
वहाँ एकमात्र पार्टी है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मतलब है देश, परंतु यहाँ कांग्रेस पार्टी का मतलब है केवल कांग्रेस पार्टी। यहाँ पे कभी कांग्रेस की सरकार होती है, कभी भाजपा की सरकार होती है। यहाँ पे हजारों दल हैं, कभी किसी की भी सरकार बन सकती है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। परंतु चीन में एक ही पार्टी होती है, तो वह जब भी कोई निर्णय लेंगे जानकारी के आदान प्रदान का, तो अपने देश हित को ध्यान रखते हुए करेंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी आदान प्रदान करेगी तो वह पार्टी हितों का ध्यान रखेगी। जैसा कि हमने देखा कि मणिशंकर अय्यर कुछ समय पहले पाकिस्तान गए थे, तो वहाँ के एक समाचार चैनल पे मणिशंकर अय्यर ने कहा था वहाँ के लोगों से कि आप हमारा सहयोग करिए नरेंद्र मोदी को हटाने में, फिर हम आपके अनुसार काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पार्टी के लोग पार्टी का हित ही सोचेंगे। और कांग्रेस पार्टी के जो मणिशंकर अय्यर हैं, उन्होंने खुल के यह बात कही, क्योंकि पार्टी में ये बातें अक्सर होया करती होंगी। सोनिया गांधी की रणनीति यही है कि किसी तरह को उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही देश है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो दक्षिण अफ्रीका की पार्टी है, उसके साथ भी ऐसा ही समझौता है, और कांग्रेस पार्टी उसको फंड भी करती है उसके चुनाव को। तो यह एक देशद्रोह के श्रेणी में आता है। अब हम ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से चाइना के मनोवैज्ञानिक युद्ध में चीन का साथ दे रही है। ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का मुखपत्र है, जो समाचार वहाँ छपते हैं, कुछ भारत में ऐसे समाचार हैं, मीडिया हाउस हैं, जो वही उद्देश्य का, उसी अर्थ का समाचार भारत में छापते हैं और भारत के लोगों को हतोत्साहित कर। भारत में कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि भारत की जनता का, भारतीय की सेना का मनोबल गिरे। जैसे कि कांग्रेस के लद्दाख से एक नेता हैं जाकिर हुसैन, जो कह रहे थे कि चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों को पीट दिया है, और वो चाहते थे कि चीन लद्दाख के हज़ारों टुकड़े कर दे। उसके बाद सलमान सोज हैं, वो कहते हैं कि गलवान घाटी गुलाम रसूल के नाम पे है। गुलाम रसूल जो कि मोहम्मद के गुलाम थे, और मोहम्मद का जो इस्लाम धर्म है, हिंदुत्ववादी उसको गाली देते रहते हैं। तो हिंदुत्ववादी लोग, आरएसएस, बीजेपी गलवान की चिंता तब क्यों कर रही है? उनका उद्देश्य था कि किस तरह से भारत में हिंदू पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम के भावनाओं को भड़काया जाए और भारत को अंदर ही अंदर से तोड़ा जाए। उसके बाद राशिद दलवाई कहते हैं कि हमारी सेना को बिना हथियार के भेज दिया गया। क्या वहाँ पर आरएसएस की शाखा चल रही थी? फिर राहुल गांधी का भी बयान आप लोग सुनते हैं ट्विटर पे। वो लगातार कहते हैं कि चाइना की हिम्मत कैसे हुई हमारे सैनिकों को मारने की, चाइना की हिम्मत कैसे हुई हमारे क्षेत्र पे कब्जा करने की, जबकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि चीन के भी 43 सैनिक मारे गए हैं। इसका जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया। वह लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिक ही मारे गए ताकि हमारे ऊपर दबाव बने। मोदी को कह रहे हैं कि सरेंडर मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। और यूपीए के शासन में जो 10 वर्ष का शासन 2004 से 2014 तक रहा, उसमें चीन ने हजारों वर्ग किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया। उसका किसी ने विरोध नहीं किया। अब चूँकि सड़कें बन गई हैं, विरोध हो रहा है, तो इस तरह की हिंसक झड़प भी हो रही है। कुछ न्यूज़पेपर हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रिंट, वायर, इन्होंने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी कि 10 भारतीय सैनिक चीन के कब्जे में हैं। यह खबर इन्होंने सूत्रों के हवाले से चलाई थी, परंतु इन्हें सूत्रों से यह खबर नहीं मिली कि चीन के 15 सैनिक भारतीय सेना के कब्जे में हैं। यह बस मनोबल तोड़ना चाहते हैं भारतीय जनता का। इंडियन एक्सप्रेस लगातार यह खबरें छापता है कि हम चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार नहीं कर सकते। वह खबरें छापता है कि जो स्पोर्ट्स है, जो खेल जगत है, उसमें चीन के ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हैं। उसने लिखा कि बॉक्सिंग में हमने 3 करोड़ के वस्तुओं का आयात किया, बॉक्सिंग से संबंधित, जिसमें से 1.5 करोड़ चीन से ही आयात हुआ, तो हम उस पर निर्भर हैं।
उसके बाद टेबल टेनिस में जो टेनिस की बॉल बनती है टेबल टेनिस की, वह भी चीन से मंगाते हैं। तो इस तरह का विस्तृत आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा। चलिए मान लेते हैं कि सही बात है कि बॉक्सिंग में हम निर्भर हैं, टेबल टेनिस में कई चीज़ों पे हम निर्भर हैं। हम मानते हैं कि कई सैमसंग का भी फ़ोन हम खरीदते हैं तो हो सकता है कि उसमें जो चिप है मेड इन चाइना हो। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, देश चीन को जवाब किस तरह से दे सकता है, इस पर भी तो आर्टिकल एक इंडियन एक्सप्रेस को या प्रिंट को वायर को छापना चाहिए था कि ओप्पो है, वीवो है, रेडमी है, रियलमी है, ऑनर है, लिनोवो है, शाओमी है, इनके फ़ोन कंपनियों को भारतीय नहीं खरीदे, या तो सीधे सीधे चाइना की कंपनियां हैं। फिर चीन के कई सारे ऐप हैं उनको तो डिलीट कर सकते हैं। तो इसके संबंध में एक भी आर्टिकल कभी भी चीन के प्रोपेगेंडा चलाने वाली इन कंपनियों ने, इन मीडिया हाउसेस नहीं छापा। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी फंडिंग कहाँ से आती है या किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि चीन पीछे क्यों हट गया। चीन जो है, चीन की पूरी प्लानिंग थी कि चीन ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोरोना फैलाया। उसको लगा कि जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा होगा तो हम भारत पे हमला करेंगे, भारत के भूमि पर कब्जा करेंगे और भारत के लोग, भारत के प्रधानमंत्री उस तरह का जवाब नहीं देंगे। चीन जो है इस हमले से पूरी तरह से भौचक्का रह गया कि भारत इस तरह से रिटेलिएट कर सकता है कि 20 सैनिक के बदले 43 सैनिक मार सकता है। चीन के हटने का एक कारण यह भी है कि चीन ने एक साथ कई फ्रंट खोल दिए थे। चीन के यूरोप के साथ संबंध खराब हैं, अमेरिका चीन के संबंध सबसे अधिक खराब इस समय ही चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी चीन ने पंगा ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया से जो आयात करता था डेयरी प्रोडक्ट्स, अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऑस्ट्रेलिया को लगातार धमकी देता रहता है। जापान ने बैलिस्टिक मिसाइल चीन की तरफ करके तैनात कर दिए हैं और भारत ने भी अपना स्वदेश निर्मित आकाश डिफेंस सिस्टम बाउंड्री पर लगा दिया है, जो कि 30 किलोमीटर, जिसकी क्षमता है कि 30 किलोमीटर तक कोई भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको हवा में ही शूट कर सकता है। तो चीन ने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी और चीन को इसलिए पीछे हटना पड़ा है क्योंकि भारत अकेला ही चीन से निपटने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात कि राजनाथ सिंह जो है वो रूस गए हैं। रूस से वो S-400 की डील हो चुकी है, जिसको वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत को सौंपी जाए। S-400 की जो डील है वो 40,000 करोड़ की है। तो रूस भी चाहता है कि वह भारत से अच्छे संबंध बना के रखे। रूस ने भी पिछले कुछ समय में चीन से परेशान है। रूस ने भी चीन पे आरोप लगाया है कि रूस से वो डाटा चोरी कर रहा है और चीन के जो मंसूबे हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन जो है वह लगातार विस्तारवादी रणनीति अपनाता है और चीन ने रूस के पूर्वी इलाके में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिससे कि रसिया जो है उसको लेके सशंकित है। चूँकि चीन अब पीछे हट गया है, फिर भी चीन का भरोसा नहीं है क्योंकि चीन जो है विस्तारवादी नीति लेके चलता है, वह कभी भी पुनः हमला कर सकता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सेना तैयार है, वो लगातार तैयारी कर रही है। परंतु ये कांग्रेस और जो कुछ प्रोपेगेंडा चलाने वाले उनके मीडिया हाउस है, जिनको फंड मिलता है, वह हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह इसमें सक्षम नहीं होंगे। चीन ने कभी यह नहीं सोचा था कि भारत से इस तरह का रिएक्शन आएगा कि चीन से लगातार, चीन के साथ जो हमारे संबंध थे, चीन से जो इन्वेस्टमेंट थे, धड़ाधड़ वो इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो रहे हैं और उसके बाद जनता खुल के चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करिए। चीन को व्यापार भी करना है, उसने कभी नहीं सोचा था। चीन ने अपने ग्लोबल टाइम्स में लिखा भी है कि भारत हमारे सामानों का बहिष्कार न करे, भारत के लोग बहिष्कार कर भी नहीं पाएंगे। तो वह लगातार कभी आगे कभी पीछे इस तरह से भारत के लोगों को कन्फ्यूज़न में रखना चाहता है। हमें सतर्क रहना है और चीनी सामानों का बहिष्कार अब हमेशा के लिए करना है। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो चीन के यहाँ मंसूबे यह भी फेल हो गया कि वह भारत के लोगों को भड़का देगा, गृह युद्ध सी स्थिति आ जाएगी, भारत के लोग मीडिया की बात मानेंगे, मोदी की बात नहीं मानेंगे, तो उसमें वह बुरी तरह से फेल हुआ है। इसलिए चीन पीछे हटने को विवश हुआ है, लेकिन चीन फिर वापस आ सकता है और इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।